दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन का 2012 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। अब इसमें 2 चरण होंगे, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। जहां पहले प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के केवल 30 प्रश्न और विषय से 120 प्रश्न पूछे जाते थे, वहां अब नए पैटर्न पर जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 40 और वैकल्पिक विषय के केवल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत 2012 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। दोस्तों आज का ये जो प्रश्न पत्र हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान सा है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके गुजरात, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959। तो ये तिथि याद कर लीजिएगा। सबसे पहले भारत में पंचायती राज का आरंभ राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में दोस्तों बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता या जनहित याचिका से। तो सही उत्तर है भारत में न्यायिक सक्रियता, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है दोस्तों, ये जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है। दोस्तों भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध PIL या जनहित याचिका से है। और न्यायिक सक्रियता इस बात को दर्शाती है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग मुखर और लागू होने से क्या इसका लाभ बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों को या समाज को मिल पा रहा है अथवा नहीं। दोस्तों जब कार्यपालिका अपने कार्यों को या अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रहती है, तो न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। और इस समीक्षा के आधार पर न्यायपालिका ने समाज के उन वंचित और जो है दबे कुचले वर्गों के लिए भी जो है अपने यहाँ रास्ते खोल दिए हैं, और एक सामान्य पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी जनहित याचिका को स्वीकार करके उस पर निर्णय दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हैं कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 10 फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो हमारे जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, कुल संख्या 11 है, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन दोस्तों 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र का सही विशेषता नहीं है? ऑप्शन है परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण या उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो दोस्तों सहभागी लोकतंत्र वो है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, वो है शक्तियों का केंद्रीकरण। सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में जो है नागरिकों की भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक शामिल रूपों की वकालत की जाती है। इसमें उत्तरदायित्व और जवाबदेही होती है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में झीलें हैं और दूसरा में भारत के राज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सला झील,
सला झील ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हेफलांग झील आप जानते हैं असम में स्थित है। इसके अलावा लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। और तलवारा झील याद कर लीजिए, तलवारा झील राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है किस नदी के नाम से? आपसे पूछा गया है कि फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम किस नदी के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद्मा। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भारत की सबसे विशाल नदी गंगा निकलती है और फरक्का बैराज के पास दो भागों में विभाजित हो जाती है। दाएं भाग की सहायक नदी को हुगली के रूप में जाना जाता है और बाएं भाग यानी गंगा नदी के मुख्य भाग को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है कहाँ पर? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में कन्याकुमारी की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और आप जानते हैं भारत में कन्याकुमारी कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? आपको बताना है कौन सी कैनाल या कौन सी नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन है आपके स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या वेलैंड नहर। तो सही उत्तर है दोस्तों, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर आपकी पनामा नहर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ये मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। इसमें आपके जलप्रपात यानी वाटरफॉल और उनकी अवस्थिति यानी वो किस देश में स्थित हैं। तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केंटूर प्रपात ब्राजील, तो सही उत्तर है दोस्तों, केंटूर प्रपात आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि केंटूर प्रपात ब्राजील में स्थित नहीं है बल्कि ये गुयाना में स्थित है। तो याद रखिए केंटूर प्रपात ब्राजील में नहीं जबकि गुयाना में स्थित है। जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य में, चेम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड में और गोक्टा जलप्रपात पेरू में स्थित है। तो अन्य विकल्प सही हैं। केटूर जलप्रपात ब्राजील में नहीं बल्कि गुयाना में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये आरबीआई का सहायक नहीं है और प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आईडीए से भी आता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए विकल्पों में क्या दिया है कि देखिए 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है और सभी 1 2 3 सही है। तो दोस्तों नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ये सही है। इसके अलावा इसे समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने के लिए लघु उद्योगों, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प के आनुषंगिक आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया है और ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। और इसके अलावा नाबार्ड के प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक और आईडीए तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी प्राप्त होता है। इसलिए कथन 1 2 3 यानी सभी कथन सही आपके हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या कर्नाटक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। दोस्तों पंजाब भारत का पहला राज्य है जो खुले में सिगरेट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए उच्च शक्ति मुद्रा, ये जो है उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई सही सुमेलित है।
निजीकरण नई आर्थिक नीति से जोड़ी जाती है। गरीबी आकलन का अनुमान कैलोरी ग्राह्यता या कैलोरी उपभोग से है। हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन, ये आपका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हरित क्रांति है वो जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन के लिए नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों की अधिक उपज के लिए 1960 के दशक में चलाई गई थी। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, दक्षिण अफ्रीका या दांडी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का सबसे पहले उपयोग दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय और रंग भेद की नीति के विरुद्ध किया था। और स्वदेश लौटने के बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने पहला स्वदेशी सत्याग्रह चंपारण में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण में किया, जो किसानों के हित में किया गया था। तो भारत में अगर जो सत्याग्रह की बात की जाए तो वो चंपारण होगा, लेकिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो वो था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, किस संगठन द्वारा एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दोस्तों वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें सभी छात्र को संस्थान में रहने के दौरान एक पौधे लगाने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है देखिए, खिलाड़ी जो हैं द्रोणी हरिका यानी डी हरिका या इनका पूरा नाम द्रोणवल्ली हरिका है, इनका संबंध किस खेल से है? आप जानते भी होंगे। ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या शतरंज। तो सही उत्तर है दोस्तों शतरंज या चेस से संबंधित है डी हरिका। ये भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने 2012, 15 और 17 में महिला शतरंज चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते हैं और डी हरिका को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हार्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 14 में किसने किया था? तो दोस्तों ये प्रश्न करेंट अफेयर्स का है। देखिए, ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, लेकिन यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्नबिल महोत्सव जो है इसका उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था, लेकिन हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों हार्नबिल महोत्सव जो है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और हाल में इधर 2 वर्षों में देखा जाए तो कोविड-19 के कारण हार्नबिल महोत्सव नहीं मनाया गया है, वर्चुअली मनाया गया है। तो हार्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में राजधानी कोहिमा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, स्टोक्स के नियम पर या बर्नौली के सिद्धांत पर? आपको बताना है कि वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायुयान दोस्तों बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अश्यान अथवा असंपीड्य तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु तक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। वायुयान के पंख के ऊपर तल पर वायु का वेग नीचे के तल पर वेग की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण पंख के ऊपर के तल पर वायु दाब कम बल्कि नीचे के तल पर अधिक हो जाता है और इस दाबांतर के कारण वायुयान को आवश्यक उत्पादन बल या लिफ्टिंग फोर्स मिलता है। तो कुल मिलाकर वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या न्यूट्रॉन। तो सही उत्तर है दोस्तों पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है उसको अणु कहा जाता है। दोस्तों किसी पदार्थ का लघुत्तम कण या सबसे छोटा कण परमाणु या एटम होता है, लेकिन परमाणु मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन दोस्तों किसी पदार्थ का लघुत्तम कण अणु होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बड़ा होता है और वो मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? आपको देखिए ऑप्शन है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या 28 अप्रैल को। तो सही उत्तर है
प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसके बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं प्रोफेसर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 में कोलकाता में 28 फरवरी के दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी, जिसको रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। और इस कार्य के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल भी दिया गया था दोस्तों। तो सही उत्तर है जो है रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों आपके लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर स्टार में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि टमाटर जो है सोलोनेसी परिवार का एक सदस्य है। इसमें लगभग 10 प्रकार के एसिड या अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पीतल के अवयव क्या हैं, आपको बताना है। जस्ता और तांबा, लौह और जस्ता, तांबा और निकल या तांबा और लौह। तो सही उत्तर है जस्ता और तांबा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीतल दोस्तों जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाई गई एक मिश्र धातु होती है, और इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां, वाद्य यंत्र, ताले, पानी की टोटी, गरीबों के लिए गहने आदि बनाने के काम में आता है। तो पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। अब आइए सामान्य अंकगणित से देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, उनका अनुपात 1 और 5 का है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको तो संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। एक संख्या है x और दूसरी संख्या 5x हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों में x और 1 और 5 का अनुपात है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, तो x स्क्वायर यहाँ पर x गुणे 5x, x गुणे 5x बराबर 320 जब हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर बराबर 320, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 320/5। तो कितना उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 64। सही उत्तर आपका हो जाएगा 64, x का मान। तब एक संख्या कितनी हो जाएगी, ये कह रहे हैं उनका अनुपात 1:5 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का जो है, दोनों संख्याओं के वर्गों का जो x स्क्वायर का मान 64 हो जाएगा और x का मान इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। तो देखिए, एक संख्या है दोस्तों 8, दूसरी हो गई 40, तो 40 का वर्ग मतलब 1600 माइनस 64, 1536 उत्तर आ जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और x पे 4 माइनस वाई पे 4 इज इक्वल टू 544, तो x और y के मान ज्ञात करिए और इसके मान क्रमशः कितने होंगे। तो इसको समीकरण से जब आप हल करेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब दो कॉलम में रहेंगे तो ये 544 हो जाएगा। दोस्तों समीकरण से जब आप हल करेंगे तो x और y का मान क्रमशः +-5 और +-3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आकृति में वृत्त की एक पीटी जो है, पीटी ये एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा PAB है। देखिए PAB है इस वृत्त की छेदक रेखा, PT इज इक्वल टू 12 और AB इज इक्वल टू 7। तो PT जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो PA की लंबाई, ये P और A की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। तो दोस्तों जब आप प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे इसको, तो PA का मान जब x स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए PA की लंबाई दोस्तों ये 9 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। जब आप इसको आंसर से हल करेंगे तो ये जो है जो लंबाई हो जाएगी ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे फार्मूले पे आप लगाएंगे PT स्क्वायर बराबर PA गुणे PB, ये PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA गुणे PB, यानी PA इंटू PB। इस फार्मूले पे जब आप मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, AB का मान आप जानते हैं A और B 7 सेंटीमीटर है, PT का मान जो है 12 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर जब आप फार्मूले में सेट करेंगे तो उत्तर हो जाएगा x माइनस जो है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का मान 9 के बराबर और y का जो है x का मान जब 9 हो जाएगा तो सही उत्तर आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलों से संबंधित है। दो गोलों के आयतनों में 64 और 27 का अनुपात है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको फार्मूला जानना जरूरी है कि गोलों के आयतन का अनुपात कितना होता है। तो यदि गोलों की त्रिज्या r1 और r2 हो तो गोलों के आयतन का अनुपात कितना होता है दोस्तों। पहले गोले का आयतन 64 और दूसरे गोले का आयतन 27 है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों गोले का आयतन। तो एक तो हो जाएगा 64 और दूसरा हो जाएगा 27 दूसरे गोले का। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 64, 4 का घन और 3 का वर्ग हो जाएगा 27। तो सही उत्तर पहले तो हो जाएगा दो गोलों के आयतनों में जब इनका 64 और 27 का अनुपात है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात जो हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो है फार्मूला, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पे r का मान यहाँ पे आप शामिल कर देंगे। 4πr² जब आप 4πr1² और 4πr2² करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 और 9 का अनुपात हो जाएगा उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों में, क्योंकि जब r आपको पता चल जाएगा यानी त्रिज्या जब आपको पता चल जाएगी तो उस हिसाब से फार्मूले पर आप सेट करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है अरहर, सरसों, बाजरा या फिर मूंगफली। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अरहर। यहाँ पर देखिए उकठा बीमारी अरहर की फसल को प्रभावित करती है, जिसमें पौधे की संवहनी प्रणाली नष्ट हो जाती है और पौधा सूख जाता है। इसमें क्या होता है, उकठा बीमारी पौधे में प्रायः फ्यूजेरियम उडम नामक कवक के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जड़ों से उसको पोषण मिलना या संवहन मिलना बंद हो जाता है और ऊपर तक वो पौधा सूख जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके भूमि तुल्यांक अनुपात, फसल सूचकांक, बीज सूचकांक या कटाई सूचकांक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये देखिए कृषि विज्ञान से संबंधित है, ये प्रश्न थोड़ा कठिन है। और आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात दोस्तों कटाई सूचकांक कहलाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, किसी फसल के तैयार हो जाने के बाद उसके जैविक या बायोमास यील्ड्स के लिए कटाई की गई सामग्री को थ्रेश किया जाता है, जिससे अनाज और जैविक पुष्प अलग अलग हो जाते हैं। आर्थिक अनाज और जैविक उपजों के अनुपात को कटाई सूचकांक यानी हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है। कटाई सूचकांक का प्रतिशत अनाज उपज बटे जैविक उपज इंटू 100 होता है। अगला प्रश्न भी कृषि से संबंधित है। आधारीय बीज पैदा किया जाता है किससे, नाभिकीय बीज से, प्रजनक बीज से, प्रमाणित बीज से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों आधारीय बीज जो है ये प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है। प्रजनक बीज प्रमाणित बीज के सभी वर्गों का मूल स्रोत होता है और प्रजनक बीज जो है ये आधारीय का वंशज होता है, जिसके नियंत्रण में आधारी बीज पैदा किया जाता है। और आनुवांशिक शुद्धता और विविधता की पहचान को बनाए रखने में प्रजनक बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इंडियन फार्मर कांग्रेस। दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 1936 को हुई थी लखनऊ में। तो दोस्तों लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन की, जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एन.जी. रंगा जो है, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 30 इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था।
ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों 1919 में खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था और भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन दूर स्थित देश तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर नामक दो भाइयों ने किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप खिलाफत आंदोलन में सामने आया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंतर्गत वर्ष 2012 का जीआईसी प्रवक्ता का सामान्य अध्ययन का सॉल्व पेपर। ये प्रश्न पत्र जीआईसी प्रवक्ता के आगामी परीक्षाओं के जीएस खंड के साथ साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।